नमस्कार। राज्यसभा चुनाव की 56 सीटों पर चुनावी गणित सामने आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। और ऐसे में 56 सीटें इसलिए भी निर्णायक हैं क्योंकि इन सीटों के जो नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और ऐसे में राज्यसभा चुनाव में क्या बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलेगा? कुछ तारीखों का ऐलान हो चुका है। 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को यहां चुनाव होने जा रहे हैं और राज्यसभा के लिए कांग्रेस और बीजेपी में प्रत्याशियों की होड़ लग गई है। और ऐसे में किस प्रत्याशी को जीत मिलेगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, 56 सीटों का संपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। 27 फरवरी को 15 राज्यों की 56 सीटों पर यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और उसके लिए कांग्रेस ने यहां पर कन्हैया लाल का नाम यहां पर रखा है और माना जा रहा है कि कन्हैया लाल को कांग्रेस यहां महाराष्ट्र से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा कई राज्यों पर मंथन बीजेपी और कांग्रेस में जारी हो रहा है। लेकिन बात की जाए राज्यसभा की 56 सीटों पर, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 10 सीटें खाली हुई हैं। महाराष्ट्र से 6, बिहार से 6, पश्चिम बंगाल से 5, मध्य प्रदेश से 5, गुजरात से 4, कर्नाटक से 4, उड़ीसा से 3, तेलंगाना से 3, आंध्र प्रदेश से 3, राजस्थान से 3, उत्तराखंड से 1, हिमाचल प्रदेश से 1 और हरियाणा और छत्तीसगढ़ से 1-1 सीट खाली हुई है। उसके बाद कितना फर्क पड़ेगा राज्यसभा के लिए, क्योंकि यह 27 से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई हैं, कांग्रेस की 10 और अन्य की 16 सीटें खाली हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसमें कहीं ना कहीं 27 सीटों को बढ़ाकर करीब से कम 35 तक पहुंचाना है। उसके लिए क्या कुछ आंकड़ा होगा और किसके पास कितने या विधायक हैं, उन्हीं आधार पर राज्यसभा चुनाव के लिए यह सदस्य भेजे जाते हैं। तो आपको संपूर्ण जानकारी कि किस राज्य से कितने सांसद बीजेपी और कांग्रेस के जा सकते हैं और इसके अलावा किस आधार पर यहां पर राज्यसभा चुनाव होते हैं। राज्यसभा के लिए 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 सदस्य सीधे पर एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि बाकी 12 सदस्य को राष्ट्रपति नामित करते हैं। तो किस आधार पर चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा सभी राज्यों का आपको विश्लेषण दिखाएंगे कि किस राज्य से यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन बात करते हैं कि आखिर राज्यसभा चुनाव होते कैसे हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 10 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें 1 प्लस कर दिया जाए तो 11 होते हैं और 11 को भाग जो भी राज्य में यहाँ पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं उस राज्य की विधानसभा सीटें जो है 403 हैं, उसमें भाग किया जाता है। तो जो यहाँ पर संख्या आती है उसी आधार पर जो भी यहाँ पर एमएलए, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर बात की जाए तो करीब यहाँ पर 37 विधायकों के दम पर एक राज्यसभा सदस्य यहाँ पर बीजेपी या फिर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी भेज सकती है। तो उत्तर प्रदेश में भी इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सीटों में इजाफा किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर सीटों में इजाफा किया है। उत्तर प्रदेश के लिए 403 विधानसभा सीटें आती हैं और इसमें अगर बात की जाए तो जो एनडीए गठबंधन उसके पास 277 एमएलए है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 252 है और यहां पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास 117 है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पास 108 है। यानी 37 के हिसाब से अगर आंकड़ा देखा जाए तो फिर किसके पाले में कितनी सीटें जा रही है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो जो सीटें खाली हुई है इसमें अगर बात की जाए तो देखिए सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सीट खाली हुई है, अनिल जैन यहाँ पर अशोक वाजपेयी, हरनाथ सिंह यादव की सीट खाली हो रही है, अनिल अग्रवाल यहाँ पर सकलदीप राजभर, क्रांतक कर्मप और यहाँ पर जीबीएल नरसिंहम राव की भी सीट खाली हो रही है, विजय पाल सिंह तोमर और जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सीट एक खाली हो रही है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो संख्या बल का आंकड़ा है उस आधार पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें इस बार मिल सकती है, यानी 1 के मुकाबले 2 सीटों का फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हो सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 9 के मुकाबले 7 सीटें यहाँ पर हो सकती हैं। जो संख्या वाला आ रही है 37 विधायक जिस भी पार्टी को समर्थन देते हैं उसका एक राज्यसभा के लिए सदस्य चुना जा सकता है, जो यहाँ पर संख्या वाला है और जो यहाँ पर विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को करीब 8 सीटें भी मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 3 से 2 सीट का अनुमान हो सकता है। लेकिन तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना में भी यहाँ पर जो आंकड़ा है वो काफी चौंकाने वाला बन रहा है, क्योंकि तेलंगाना में यहाँ पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। उसके बाद राज्यसभा का गणित भी तेलंगाना में पूरी तरह से बदल चुका है। इससे पहले 3 सीटें यहाँ पर बीआरएस पार्टी की यहाँ पर थी और 3 सीटें उनकी खाली हुई हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस को यहाँ पर फायदा मिल रहा है। करीब 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस को फायदा मिल रहा है यहाँ पर तेलंगाना में और 1 सीट बीआरएस को जा रही है। 2 सीटों का नुकसान बीआरएस को हो रहा है, जबकि 2 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर तो करीब 30 विधायकों के दम पर यहाँ पर एक राज्यसभा चुनाव
चुना जा सकता है। उसमें कांग्रेस को 64 है, तो उस हिसाब से कांग्रेस आराम से 2 सीटें निकालेगी, बीआरएस को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात किया अन्य राज्यों की भी, अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो बिहार में इस बार सियासी हलचल काफी बढ़ रही है, क्योंकि अगर सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी से सुशील मोदी यहाँ पर जो सीट है वो खाली हो रही है, और अगर बात की जाए अनिल हेगड़े यहाँ पर जेडीयू की 2 सीटें खाली हो रही हैं, और वरिष्ठ नारायण जो है जेडीयू से हैं, और यहाँ पर बात की जाए अशफाक करीम यहाँ पर आरजेडी से, और मनोज झा आरजेडी से 2 सीटें खाली हुई। कांग्रेस से यहाँ पर अखिलेश प्रसाद सिंह की सीट खाली हो रही है। लेकिन इस बार जिसका असर सियासी आंकड़ा बन रहा है, विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव तक कई बार यहाँ पर सरकार बदल रही है, और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू एक बार फिर से आ चुकी है। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें अपने दम पर जा रही हैं, जबकि जेडीयू को इस बार 1 सीट मिल रही है। और अगर बात की जाए संख्या बल के आधार पर, तो यहाँ पर जो है एनडीए को करीब 128 सीटें, जिसमें बीजेपी को 78 है, जेडीयू के 45, हम पार्टी से 4 है, और 1 निर्दलीय का है। और जबकि गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन के पास 115 विधायक है। और अगर बात की जाए तो यहाँ के आंकड़ों में, तो बिहार में करीब जो बिहार को लेकर आंकड़ा, उसमें करीब 34 विधायकों के दम पर 1 राज्यसभा सदस्य यहाँ पर जो है पार्टी भेज सकती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 78 है, तो आराम से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 राज्यसभा सदस्य भेज सकती है। जेडीयू को नुकसान हो रहा है 1 राज्यसभा के लिए, जबकि आरजेडी भी यहाँ पर 2 सदस्यों को भेज सकती है। लेकिन कांग्रेस के लिए पैच फंस सकता है, और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 19 विधायक उनके पास हैं, करीब 34 विधायक के दम पर 1 राज्यसभा के लिए भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सीट है वो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। जबकि बात की जाए अन्य राज्यों को लेकर, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की एक सीट पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी कब्जा था, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को वो सीट जा रही है। जबकि हिमाचल प्रदेश की एक सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है। 40 विधायक कांग्रेस के साथ है, 25 विधायक यहाँ पर बीजेपी के साथ है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर 1 सीट का फायदा कांग्रेस को यहाँ पर मिल सकता है, अगर कुछ बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिलता है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर गुजरात के लिए, तो गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। 182 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास 158 यहाँ पर जो है विधायकों का समर्थन है। और अगर बात की जाए विपक्ष में केवल 20 ही सीटें हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि 2 सीटें जो बीजेपी की खाली हो रही है, और 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस की खाली हो रही हैं। लेकिन इस बार सभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। 2 सीट यहाँ पर बीजेपी प्लस कर रही है गुजरात को लेकर, यानी सीधे तौर पर राज्यसभा के बहुमत के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर गुजरात महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अगर बात की जाए तो बीजेपी से परसोत्तम रुपाला की सीट खाली हो रही है, यहाँ पर मनसुख मांडविया या बीजेपी दोबारा उनको चुनावी मैदान में उतारेगी। यहाँ पर बात की जाए 2 सीटें कांग्रेस की भी खाली हुई है, लेकिन इस बार 2 सीट का नुकसान कांग्रेस को यहाँ गुजरात में देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा की एक सीट पर भी बीजेपी को यहाँ पर जीत मिल रही है। पहले भी सीट उनके पक्ष में थी, और इस बार भी बीजेपी के पक्ष में सीट जा रही है। लेकिन कर्नाटक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कुल 4 सीटें यहाँ पर खाली हो रही हैं। 3 सीटें कांग्रेस की कर्नाटक से खाली हो रही हैं, और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर खाली हो रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 66 सीटों पर जीत मिली है। और इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर करीब 2 सीट मिल रही है, लेकिन 1 सीट पर पैच फंस सकता है, जो आंकड़े बढ़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 66 है। और अगर बात की जाए कर्नाटक को लेकर, तो यहाँ पर करीब 45 विधायकों के दम पर 1 राज्यसभा सदस्य यहाँ पर पार्टी भेज सकती है। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वो आंकड़ा बढ़ा पाएगी? माना जा रहा है कि यहाँ पर 2-2 की टक्कर भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात किया मध्य प्रदेश को लेकर, तो मध्य प्रदेश में भी सियासी आंकड़ा पूरी तरह से अब पलट गया है। और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें यहाँ पर खाली हो रही हैं, और जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, एल मुरुगन, कैलाश सोनी, अजय प्रताप सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या इन्हीं के ऊपर एक बार फिर से दाव खेलेगी, या फिर कुछ नए चेहरों को इस बार मौका देगी, क्योंकि नए मुख्यमंत्री भी बने हैं, और ऐसे में नए मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ। उसके बाद माना जा रहा है कि यहाँ पर भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जबकि राजमणि पटेल कांग्रेस की यहाँ पर जो है राज्यसभा सदस्य सीट खाली हो रही है, ऐसे माना जा रहा है कि यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस के लिए जा सकती है, जबकि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ मध्य प्रदेश में भारी नजर आ रहा है। 4 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है।
जबकि बात की जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी पेच पूरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि इस बार पार्टियों में दो फूट हो गई है। शिवसेना 2 धर्म में बट गई है, एनसीपी भी 2 धर्म में बट गई है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 6 में से करीब 5 सीटें मिल सकती हैं, यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन के लिए यहां पर जबरदस्त फायदा मिल सकता है। यहां पर करीब 5 सीटें एनडीए गठबंधन के लिए, जबकि विपक्ष को केवल 1 ही सीट मिल सकती है। क्या कांग्रेस अपनी सीट बचा पाएगी, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसका से यहाँ पर माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी सीट बचा लेगी, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना में जो विधायक हैं वो यहाँ पर एनडीए में आ चुके हैं। इस कारण से माना जा रहा है कि 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट ही यहाँ पर जो है एनसीपी या फिर उद्धव गुट के पक्ष में जा सकती है, लेकिन कांग्रेस को 1 सीट यहाँ पर बच सकती है और भारतीय जनता पार्टी को करीब यहाँ पर 1 से 2 सीटों का फायदा यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि पहले 3 सीट थी। इस बार माना जा रहा है कि 4 से 5 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में निकाल सकती है, जो यहाँ पर संख्या बल सामने आ रहा है। जबकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में बीजेपी के सांसद यहाँ पर अरविंद बालूनी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी इन्हीं को दोबारा चुनावी मैदान में उतार सकती है और आराम से वो जीत हासिल कर रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास 81 विधायक है। यहाँ पर टीएमसी के पास 207, कांग्रेस के पास 2 ही विधायक बचते हैं। और पश्चिम बंगाल के लिए अगर बात की जाए तो कुल 49 विधायकों के दम पर 1 राज्यसभा सदस्य भेज सकती है। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को आराम से 1 सीट तो मिल रही है, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि कम से कम 1 सीट और यहाँ पर प्लस की जाए। तो टीएमसी को यहाँ पर करीब 4 सीटें यहाँ पर मिल रही है, 3 से 4 सीट टीएमसी। बीजेपी को 1 से 2 सीटों का अनुमान, 1 सीट प्लस यहाँ पर कर सकती है। अगर कुछ बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिलता है तो टीएमसी को 4 और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रही है। बीजू जनता दल को 2 सीटें यहाँ पर खाली हो रही है, जिनमें अमर यहाँ पर पटनायक की सीट खाली हुई है, जबकि प्रशांता नंदा की सीट यहाँ पर बीजू जनता दल से खाली हुई है। भाजपा से यहाँ पर अश्विनी वैष्णव, यानी भाजपा फिर से अश्विनी वैष्णव को यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन यहाँ पर पेच फंसा कि यहाँ पर जो संख्या बल है वो यहाँ पर बीजेपी की कम नजर आ रही, क्योंकि उड़ीसा के लिए 36 विधायक चाहिए बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के पास यहाँ पर 23 ही विधायक हैं और ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर जो है समर्थन के लिए और विधायकों की आवश्यकता है। क्या बीजेपी वो बहुमत का आंकड़ा हासिल कर पाएगी? और ऐसे में अश्विनी वैष्णव में बड़ा नाम है, क्या उनको एक बार फिर से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार कर जीत हासिल कर पाएगी? लेकिन माना जा रहा है कि तीनों सीटों पर बीजू जनता दल का यहाँ पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो उड़ीसा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है। जबकि राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी के पास 115 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 69 हैं और अन्य के समर्थन से अगर बात की जाए तो करीब यहाँ पर जो है 14 विधायक बन जाते हैं। किसका समर्थन करती है महत्वपूर्ण है, लेकिन माना जा रहा है कि 2 सीटों पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहाँ पर आराम से मिल रही है, यानी सीधे तौर पर राजस्थान में 2 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। जबकि अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश के लिए का, तो आंध्र प्रदेश की भी 3 सीटें यहाँ पर खाली हुई हैं। आंध्र प्रदेश को लेकर अगर बात की जाए तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इस बार यहाँ पर सभी 3 सीटों पर कब्जा जमा रही, क्योंकि 151 विधायक उनके पास है। जबकि अगर बात की जाए तेलुगु देशम पार्टी के पास अगर बात की जाए तो केवल 23 ही विधायक है और ऐसे में सीधे तौर पर माना जा रहा है कि 3 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का ही पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। इससे पहले अगर बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी के पक्ष में थी और 1 सीट टीडीपी और 1 सीट वाईएसआर, लेकिन 2 सीटों का फायदा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देखने को मिल सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों का जो यहाँ पर विधायक हैं और उसके आधार पर किसके पक्ष में कितने यहाँ पर जो है राज्यसभा की सीटें जा सकती हैं वो आंकड़े आपको दिखाएं। तो अगर बात की जाए 27 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को करीब 6 से 7 सीटों का फायदा मिल रहा है, करीब 32 सीटें प्लस बीजेपी कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ और बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है तो 35 सीट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है, क्योंकि वर्तमान में अगर बात की जाए तो 114 यहाँ पर राज्यसभा सदस्य एनडीए के पास हैं और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर राज्यसभा में मिलता नजर आ रहा है। और इसमें अगर बात की जाए तो 6 से 7 सीटें ऐड कर दी जाए तो करीब 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में मिल सकती हैं। तो उस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में भी मिल सकता है और लोकसभा में तो पहले से बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत के आसपास भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। कांग्रेस 10 सीटों के मुकाबले 6 से 8 सीटों पर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव में कई राज्यों पर
जबरदस्त यहाँ पर हार भी हुए, लेकिन विधानसभा में यहाँ पर बात की जाए तेलंगाना और कर्नाटक में जीत हुई है। इस कारण से कांग्रेस को ज्यादा फायदा और ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य के लिए, तो अन्य को भी 15 से 18 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 15 सीटें आराम से और ज्यादा से ज्यादा 18 सीटें उनके पक्ष में जा रही हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 56 सीटों का आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण आंकड़े दिखाए हैं, और जो विधायक हैं, जो यहाँ पर विधायकों की संख्या, उस आधार पर किस राज्य में कितने राज्यसभा के सदस्य यहाँ पर चुने जा सकते हैं। फिर भी आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 27 फरवरी को यहाँ पर जो है चुनाव होने जा रहे हैं, और जो आंकड़े हैं उस हिसाब से आपको क्या लगता है, राज्यसभा में क्या बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलने जा रहा है? यहाँ पर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर ही बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक ले जाए, जय भारत।